नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी प्यारी कहानी है। कहानी का नाम है जी जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब पल्लवी ब्याह कर इस घर में आई तब जेठानी सुधा के रूप रंग को देखकर दक रह गई थी। वह खुद तो उनके आसपास भी कहीं ठहरती नहीं थी। पल्लवी जीजी ने प्यार से उसे बाहों में भर लिया था और एकांत होते ही बोली थी, हमारी कोई छोटी बहन नहीं है, बस दो भाई हैं हम। तुम हमारी बहन बनोगी ना? वह मुस्कुराकर आश्वस्त हो गई थी। जिसे अपने रूप का तनिक भी गर्व नहीं, उससे भला कैसा डरना। पर सब कुछ वैसा ही नहीं होता है जैसा व्यक्ति सोचता है। प्रायः किसी भी काम से पहले सास का स्वर उसे आहत कर देता। पल्लवी बेटा, जरा सुधा से भी पूछ लेना कि मसाला भिंडी कैसे बनाते हैं। अमन को अभी तक अपनी भाभी के हाथों के स्वाद की आदत पड़ी है ना? सुनकर पल्लवी का तन मन सुलग उठा। कैसे प्यार भरी चाशनी में लपेटकर सास ने उसे जता दिया था कि तुम रसोई में कच्ची हो। विवाह की पहली रात ही अमन ने कहा था, पल्लवी, हम चाहते हैं कि तुम्हारा मीठा स्वभाव उसी तरह माँ के मन पर राज करे जैसे भाभी का करता है। पहले ही दिन पति से मीठी प्यारी बातों के स्थान पर ऐसी बात उसे आश्चर्यचकित कर गई। वह कह रहा था, भैया भाभी ने इस घर के लिए बहुत से त्याग किए हैं, पर कभी भी उलाहना नहीं दिया उस बात से। अमन ने उसे बताया कि कैसे बाबूजी के कम वेतन में इस घर में गरीबी का राज था। भैया ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ कुछ ट्यूशन ले रखी थी ताकि घर की स्थिति में भी सुधार आए और वह अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ले। भैया की लगन और परिश्रम से उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल भी गई। घर में सुख के छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। जब भाभी ब्याह कर आई तो उन्होंने भी हर प्रकार से घर के हितों का ही ध्यान रखा। उन्हीं की जिद से तो मैं एमबीए कर सका और आज एक बड़ी कंपनी में नौकरी पर हूँ। पल्लवी अपनी उबासियों को रोककर उससे सारी बातें सुन रही थी। उस रात की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसने मन का उफनता हुआ लावा मन में दबाए रखा। बड़ी बहू बहुत सुंदर है, उसकी बेटी रितु भी माँ पर ही गई है। कभी पड़ोसी ने कहती, कभी रिश्तेदार। पल्लवी डूबते मन से सुनती रहती। हालांकि ये सब कुछ जानबूझकर नहीं होता था, पर यह अप्रत्यक्ष से टिप्पणियां उसका मन आहत कर जाती। वह खुद को अपमानित सा महसूस करती। साड़ी वाला साड़ियां लेकर प्रायः घर पर ही आया करता था। माँ जी स्वयं ही साड़ियां चुनती और कहती, ये लाल रंग तो अपनी सुधा पर खूब खिलेगा। पल्लवी बेटा, तुम पर यह हल्का पीला रंग फबेगा। सुनकर पल्लवी उदास हो जाती। लगता यह सीधा प्रहार है उसके साधारण रूप रंग पर। मन के अंदर ईर्ष्या की ज्वाला धधकने सी लगती। लेकिन जब एक दिन कार दुर्घटना में जेठ जेठानी की अचानक मृत्यु हो गई तो पूरे घर पर जैसे बिजली से गिर पड़ी हो। कुछ वर्ष पहले ही माँ जी की मृत्यु भी हो चुकी थी। लाख ही ईर्ष्या थी, पर उस हादसे ने पल्लवी का अवाक कर दिया। वह बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। उसे जेठानी का चेहरा अक्सर याद आता रहता। सोचती, इतने थोड़े समय का साथ था, पर मैं नासमझ उनसे चिढ़ने में ही लगी रही। धीरे धीरे वह मन को शांत कर चुके थे। जब सुध आई तो सामने पहाड़ की तरह एक उत्तरदायित्व तो पल्लवी को परेशान करने लगा। क्या होगा ऋतु का? जब जेठानी चले गए तो वह लावा समय असमय ऋतु पर फूटने लगा। पल्लवी ऋतु से घर के बहुत सारे काम करवाने लगी, ये कहकर कि घर के काम काज में निपुण कर रही हूँ। आज पल्लवी किसी काम से 9:30 बजे के करीब अपने घर की छत पर गई। खुद से ही बड़बड़ा रही थी, इतनी भयंकर गर्मी से कपड़े भी ज्यादा देर तक धूप में रह गए तो पूरे के पूरे कपड़े रंग छोड़ने लगते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पल्लवी इस बार की गर्मी को कोस रही थी। जैसे ही छत पर पहुंची वैसे ही वहां ऋतु दिखाई दी। ऋतु को देखकर पल्लवी थोड़ी चकित हो गई। कमाल है ये लड़की भी, धूप में पानी में कहीं भी बैठा दो चुपचाप बैठे काम पूरा करती रहती है। दरअसल सुबह सुबह ऋतु के हाथों से गिरकर कांच का प्लेट टूट गया था। उसी के दंड स्वरूप पल्लवी ने ऋतु को धूप में गेहूं बीनने का आदेश दिया था। सुबह की धूप अब धीरे धीरे पूरे छत को अपनी बाहों में घेरती जा रही थी। पल्लवी ने देखा, ऋतु का गोरा रंग धूप की हल्की तपिश में और भी ज्यादा चमक रहा था। पल्लवी धीमे कदमों से उसके पास पहुंची और उसे झंझोड़ कर बोली, इतनी देर में बस आधा कनस्तर गेहूं बिना है, चलो उठ, रसोई में जाकर नाश्ता कर ले। ऋतु चुपचाप उठ गई।
पल्लवी जब मन ही मन दयावान होती तब भी क्रोध से ही उसे परेशानी से निजात दिलाती। धूप की ताप से परेशान रितु को देखकर मन में दया उपज रही थी, अतः नाश्ते के बहाने उसे वहां से उठा दिया था। ऋतु ने स्टील की छोटी प्लेट हटाकर देखा तो 2 रोटी पर आलू के कुछ टुकड़े रखे थे। वह चुपचाप खाने लगी। छुट्टी का दिन था। वह परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना चाहती थी, पर अब रसोई के काम का समय हो गया था। उसकी आंखें नम होने लगी। उसी समय पानी पीने पल्लवी की बेटी सोनल वहां आ गई। उसे खाते हुए देखकर बोली, दीदी, ये क्या, आप रोटी क्यों खा रही हो? हमने तो पैटिस खाई है। ऋतु के मन में हलचल मची, पर संभालने की आदत पड़ चुकी थी उसे। बोली, आज रामू काका काम पर नहीं आए ना, तो बासी रोटी कौन खाता? इस महंगाई में अनाज फेंकना नहीं चाहिए सोनल। सोनल ने हंसते हुए 2 डोंगे खोले और पैटिस उसकी प्लेट में रखते हुए बोली, पता है आप बहुत बड़ी गृहस्थीन है, पर चक्कर तो देखिए, वो पानी ले पर चख कर तो देखिए। वह पानी लेकर मटकती हुई बाहर चली गई। ऋतु की आंखें सदा ही ऐसे प्रसंगों पर नम हो जाती है। सोनल उससे 7 वर्ष छोटी है। जब अमन चाचा का विवाह हुआ तब ऋतु 5 वर्ष की थी। नई चाची को वह हुलस हुलस कर देखती तो वे टॉफी देती। तब वो झट से उनकी गोद में बैठ जाती, बोलती, चाची आप बहुत अच्छी हो। पल्लवी तब उसे बहुत प्यार करती थी। 2 वर्ष पूरे होते होते ही सोनल आ गई तो ऋतु फूली नहीं समाई थी। स्कूल से आते ही उसके साथ खेलने लगती। ऋतु को जब भी अतीत याद आता वो उदास हो जाती। दादी जब बहुत बीमार थी तब वो उनसे कहती, दादी आप कब ठीक हो जाएंगी? पता नहीं बेटी, ठीक हो जाऊंगी या जाने का समय आ गया है मेरा, दादी खांसते हुए कहती। तब तक वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि जन्म और मृत्यु का अर्थ समझ सकती थी। अभी नाश्ता करके उसने प्लेट धोकर रख दी। तभी पल्लवी आ गई। बोली, ऋतु जितना आटा है गूंद कर रोटी बना लेना, दाल हमने बना ली है, आलू गोभी तुम बना लेना। जी चाची, सब हो जाएगा, उसने सादगी से कहा। पल्लवी कमरे में पहुंची तो सोनल ने उसे घेर लिया। मम्मी आप ऐसा क्यों करती हो? उसने पूछा। क्या क्या कैसा करती हूँ? वह पसीना पोंछते पूछ रही थी। दीदी को बासी रोटी क्यों दी थी आपने? पल्लवी के चेहरे पर हल्की सी घबराहट उभर आई। बेटी, वह अपनी बेटी के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहती थी। अपने आप को संभालती हुई बोली, कल को उसका विवाह होगा और वहां बासी भी खाना पड़ा तो उसे दुख तो नहीं होगा ना? ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे घर में क्यों करोगी उनकी शादी? उनके लिए खूब अच्छा घर खोजना। सोनल ने कहा तो वह खींचते हुए बोली, इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? सोनल जाते जाते ठिठक कर बोली, इतनी सुंदर है दीदी, उन्हें तो कोई बिना दहेज के भी ब्याह लेगा। पल्लवी के मन पर जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। एक बार फिर उसे जेठानी की सुंदरता की याद आई। ऋतु के विवाह के नाम पर जेठ जेठानी ने बहुत पहले ही एक बीमा कराया था, जिसे अब निश्चित समय पर आगे बढ़ाना अमन की जिम्मेदारी थी। जब तक ऋतु 20 वर्ष की होगी उसके विवाह के लिए अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी होगी। फिर भी पल्लवी समय समय पर ऋतु के विवाह की चिंता दिखाने बैठ जाती। इस महंगाई में अपनी बेटी का विवाह करना ही कठिन है, ऊपर से जेठ की बेटी का भी। सब कुछ हमें ही करना है, संभालना है। उसकी बातों से आस पड़ोस की महिलाएं बहुत प्रभावित हो जाती, लेकिन अमन खींच उठता, जो पल्लवी को सहन नहीं होता था। अमन कहता, भैया सिर्फ ऋतु के लिए ही नहीं अपनी सोनल के लिए भी छोड़ गए हैं, दोनों इसमें ब्याह जाएंगे। तब पल्लवी और खींचती, बोलती, मेरे पास बहुत काम है, तुम्हारे भैया भाभी की स्तुति सुनने का समय नहीं मेरे पास। रितु पढ़ाई में भी बड़ी तेज थी। घर के सारे काम निपटाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती। कभी सोनल को कुछ पूछती तो उसे भी पढ़ाने में समय देती। एक दिन पल्लवी की दूर की मौसी का फोन आया कि वे अपने बेटे के लिए लड़की देखने उनके शहर आ रही है। उनका एक ही बेटा था। 2 बेटियों का विवाह वे पहले ही कर चुकी थी। अब बेटे का भी विवाह शीघ्र करना चाहती थी, ताकि विदेश जाने से पूर्व उसके पैरों में बेड़ियां डाल जाए। पल्लवी ने रितु से कहा, मेरी दूर की मौसी आ रही हैं, पहली बार आएंगी, खूब अच्छे से खातिरदारी करना। सोनल ने तुरंत टोका, फिर दीदी कॉलेज कब जाएंगी? हम सब कर लेंगे चाची, आप चिंता न करिए। पल्लवी ने सोनल को क्रोध में देखकर कहा, तुम्हारी तरह आलसी नहीं है रितु, सब कुछ मैनेज करना जानती है। कहने को तो वह कह गई, परंतु तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। रितु से काम करवाने के चक्कर में अपनी बेटी पर कटाक्ष कर बैठी वह।
वह मन ही मन अपनी नासमझी पर विकल हो उठी। न चाहते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है और उस सब की जिम्मेदारी उसी पर है। अपना हाथ एक साथ दोनों पर रखकर बोली, हमारा मतलब है कि आज तुम भी अपनी दीदी का हाथ बटाओ। अपनी बात सुधारते हुए पल्लवी तीव्रता से बाहर चली गई। मौसी आई तो उनका पुत्र विराट भी साथ आया था। उसने बहुत जल्दी हर एक का मन जीत लिया था। भोजन करने बैठे सब तो मौसी ने खाने की प्रशंसा आरंभ कर दी। पल्लवी बोली, दोनों बहनों ने मिलकर बनाया है। नहीं आंटी, सोनल ने तुरंत कहा, यह सारा खाना दीदी ने बनाया है। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़ी गृहस्थिन हो बेटी। मौसी ने प्यार से रितु को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? जी रितु। पढ़ती हो? मौसी ने अगला प्रश्न उछाल दिया। जी बीए फाइनल में हूँ, रितु ने धीरे से कहा। काश वह लड़की भी तुम्हारी तरह गुणी हो जिसे हम लोग विराट के लिए देखने जा रहे हैं। मौसी और विराट के जाने के बाद रितु कॉलेज चली गई। शाम को जब घर पहुंची तो घर में बहुत सन्नाटा था। मौसी और चाची धीरे धीरे कुछ बोलकर चुप्पी साध लेती। विराट अखबार पकड़कर लगातार कुछ सोच रहा था। रितु ने पुस्तकें रखी और पल्लवी के पास जाकर बोली, चाय बनाओ चाची? मौसी ने चौंक कर उसे देखा। उनकी आंखों में न जाने क्या था। पल्लवी ने कहा, हाँ, साथ में कुछ गरम गरम पकौड़े भी बना लो। ऋतु लौटी तो उसने सुना, मौसी कह रही थी, कितनी प्यारी और शांत स्वभाव की है तुम्हारी रितु। रात तक रितु को उन लोगों की चुप्पी का कारण पता चल गया था। इन लोगों को तो लड़की पसंद थी, पर उस लड़की ने एकांत में विराट से कहा कि वह किसी और से प्यार करती है। माँ बाप जबरन उसकी शादी करवा रहे हैं। सोनल ने यह सारी बातें करते हुए माँ और मौसी को सुना था और रितु को बताने चली आई थी। रितु के काम में हाथ बटाती हुई वह निरंतर कुछ न कुछ बोलती जा रही थी। रितु मन ही मन सोच रही थी, वो लड़की कितनी बहादुर है जिसने सच को इस तरह सामने रख दिया। खाने की मेज पर सब बैठे तो मौसी ने कहा, रितु बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। आप खा लीजिए मौसी जी, हम गरम गरम रोटी सेक रहे हैं। मौसी ने उसे बहुत हसरत से देखा और अचानक बोली, पल्लवी, अपनी रितु हमें दे दो। फिर उन्होंने विराट से कहा, क्या विराट, रितु हमें पसंद है, तुम्हारे लिए मांग ले। रसोई में कदम रखते रखते रितु ने यह सब सुना तो हठात ही ठहर गई। पूरा शरीर सिहर उठा। चाची से पहले चाचा ने कहा, आपकी बेटी है मौसी जी, जब चाहे अपना बना लीजिए। लेकिन ऋतु से भी तो पूछिए। अचानक उसे विराट का यह स्वर सुनाई दिया। इस असंभव सी बात पर वह आश्चर्यचकित भी थी और प्रसन्न भी। मन उत्तेजना से धड़कने लगा था। क्या यह कोई सपना है? ऋतु गरम रोटी लेकर बाहर आई तो मौसी ने उसे आते ही अपने बगल में प्यार से बिठा लिया। बोली, बैठो बेटी, रोटी पल्लवी बना लेगी। उनकी बात पर पल्लवी घबरा कर उठ गई और ऋतु को बैठना पड़ा। मौसी ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, एक बात सच सच बताना, हमारा विराट कैसा है? ऋतु ने धीरे से पलकें उठाई। विराट मुस्कुरा रहा था। उसे घबराहट सी होने लगी। अचानक आए यह अनोखे पल उसे अवाक कर रहे थे। पर स्थिति का सामना तो करना ही था। उसने अपने चाचा की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, अच्छे हैं, इनसे शादी करोगी? मौसी ने फिर पूछा। घबराकर उसने फिर चाचा की ओर देखा। उन्होंने हाँ का संकेत दिया तो गर्दन झुकाते हुए लजाकर उसने हाँ में हिला दी सिर। थैंक यू ऋतु। अचानक विराट का स्वर उसके कानों में गूंजा। मुझे तो पहली नजर में आप पसंद आ गई थी। मौसी ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर बोली, अरे पगले, तो पहले क्यों नहीं बता दिया, हम वहां जाते ही नहीं। विराट ने संकोच से उधर देखा। माँ, मैं आपका वचन तोड़कर कभी कुछ करना नहीं चाहता हूँ। आपने अपने वहां जाने की सूचना उन्हें दे रखी थी। वाह बेटा वाह, अमन ने झट से कहा। आजकल ऐसी अच्छी सोच कहाँ देखने को मिलती मौसी। पल्लवी मन ही मन में सोच रही थी कि जेठ जेठानी अकेली छोड़ गए बेटी को, पर देखो तो घर बैठे विदेश में बसा लड़का मिल रहा है। पता नहीं हमारी बेटी का क्या होगा। अमन को उसकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी, पर वह कुछ कहकर उसके मन को दुखी नहीं करना चाहता था। सारी स्थिति को स्वयं ही संभालते हुए उसने कहा, मौसी, आपका बेटा हमें भी बहुत पसंद है। अब आप आज्ञा दे तो शगुन देकर इसे अपना बना ले। मौसी ने तुरंत कहा, ये तो तुम्हारा ही है अमन। अमन प्रसन्नचित्त हो गया। फिर रसोई में जाकर पल्लवी से बोला, चलो अपनी बेटी के शगुन की रस्म पूरी करो। तुम्हें ही माँ और चाची का फर्ज निभाना है। पल्लवी कुछ कहने जा रही थी, पर उसी समय सोनल आ गई तो उसने मन की बात को बाहर नहीं निकाली।
सोनल आते ही पल्लवी से लिपट गई, बोली, अरे मम्मी, दीदी अब हमें छोड़कर चली जाएंगी। पल्लवी के मन में अचानक कुछ घनघना उठा। इतने वर्षों से इस घर का हर काम ऋतु ने ही तो संभाला हुआ था। अब क्या होगा, कैसे होगा? पल्लवी ने सोनल और अमन को देखा। अमन बोला, सोनल ठीक कह रही है, थोड़ा बहुत समय है जिसमें हम ऋतु को जी भरकर लाड़ देना है। अमन ने जैसे घूमकर देखा तो द्वार पर ऋतु खड़ी थी। उसके आंसू झरने लगे थे। बाहर क्यों खड़ी है, चल अंदर आ जा, अचानक पल्लवी ने कहा। तो वह सुबकती हुई आई और पल्लवी ने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछ डाले। आज तो खुशी का दिन है बेटी, फिर क्यों रो रही है? ऋतु उनके गले से लग गई तो धीरे धीरे पल्लवी ने भी उसे बाहों में भर लिया। चुप हो जा, और सोनल, इसे अच्छी सी साड़ी पहनाकर तैयार कर, हम विराट के टीके की थाली बना रहे हैं। अमन जा चुका था बाहर। सोनल ऋतु को लेकर चली गई तो अचानक पल्लवी ने कहा, बेटा ऋतु, मेरी किसी बात का दुख मत मनाना। मैं तो ऐसी ही हूँ पगली, कभी ये भी नहीं सोचा कि ये तो पराया धन है, इसे जी भर कर प्यार कर लूँ। नहीं चाची, आप तो हमें घर गृहस्थी के योग्य बनाना चाहती थी, ये तो माता पिता ही सिखाते हैं। पल्लवी ने भरी आंखों से उसे देखा। एकदम अपनी माँ की जैसी सादगी से भरी हुई है ऋतु। ऋतु चली गई तो पल्लवी जल्दी जल्दी थाली सजाने लगी। उसके हाथ तीव्रता से चल रहे थे और उसी रफ्तार से वह विचारों में डूब गई थी। आखिर वह इतने दिनों से किससे चिढ़ रही थी? उस जेठानी से, जिसने सदा उसे छोटी बहन माना। यह क्रोध क्या उसे इसलिए सताता रहा कि सास क्यों जेठानी को अधिक प्यार करती थी, या इसलिए कि वह उनकी तरह समर्थ और सुंदर नहीं थी? तो फिर क्यों ऋतु को भी उसी क्रोध का शिकार बना डाला? मन के बवंडर को संभालती हुए वह टीके की थाली लेकर बाहर आ गई। सोनल भी तब तक ऋतु को लेकर आ गई थी। नीली जरीदार साड़ी में ऋतु एकदम राजकुमारी लग रही थी। मौसी ने उसे अपने बगल में बिठा लिया और लाड से उसे देखते हुए शनील का डिब्बा खोलकर सुंदर सा हार उसके गले में पहना दिया। माथे पर रोली का टीका लगाकर बोली, पल्लवी, तुम्हारी बेटी अब हमारी हुई। पल्लवी का मन धक से रह गया। एक बार फिर वह किसी अपने को खोने जा रही थी, तो क्यों नहीं उसे जी भर के प्यार कर पाई? पल्लवी बहुत देर से जिस बवंडर से जूझ रही थी, वह आखिर बांध तोड़कर बाहर बह निकला। बहुत भोली हमारी बेटी। अरे, इसे हम बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। पल्लवी, मौसी ने बीच में ही टोक दिया। रितु ने पलके उठाकर रोती हुई चाची को देखा तो उसका मन भी भर आया। पल्लवी विराट को टीका करने लगी तो उसने कहा, आपसे वादा करता हूँ, कभी मायके की इसे कमी महसूस नहीं होने देंगे। रितु को लग रहा था जैसे वो कोई स्वप्न देख रही थी। आखिर इतना प्यार चाची ने कहाँ छुपा रखा था, और क्यों छुपा रखा था? जाने कितनी बातें पल्लवी के अंतर्मन में छुपी हुई थी, जो बूंद बूंद बनकर रिसने लगी थी। ऋतु ने देखा और उनके गले से लग गई। एक कांपता सा रुदन उसके कंठ से भी फूट निकला था। छोटी माँ। पल्लवी के स्वर गायब हो चुके थे, फिर भी लरजती ध्वनि से कह गई, क्षमा कर देना मेरी बच्ची। ऋतु ऋतु के आंसू से उसका कंधा भी भीग गया था और ऋतु अस्फुट स्वरों में फुसफुसा रही थी, माँ कभी माफी नहीं मांगती है, बस आशीर्वाद देती है। ऋतु के ये अस्फुट शब्द पल्लवी के अंतर्मन को हुलसाते चले गए थे। ये कैसा मधुर सा एहसास था, किसी को अपना पूरी तरह से बना लेने का। काश मन के दरवाजे बहुत पहले ही खुल गए होते तो उसने प्रफुल्लित मन से ऋतु का माथा चूम लिया। मित्रों, आपको कहानी उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिए और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।